दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग भारत के अपवाह तंत्रों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने अपवाह तंत्रों के प्रकार के साथ साथ हिमालयन रिवर का डिस्कशन किया था। आज उसी क्रम में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में आपसे कुछ बातें डिस्कस करेंगे, जिसको हम पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जिसे हम कहते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। तो हमने देखा था पिछली बार उस क्लास में जो हिमालयन नदियाँ थीं उनको आमतौर पे वो साल भर से लगातार साल भर इनमें पानी का प्रवाह होता रहा है, जिसको हम सतत वाहिनी नदियाँ कहते हैं। उसकी तुलना में जब हम देखते हैं दक्षिण भारत में ये जो एरिया है जिसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप का मतलब पेनिनसुला का मतलब ऐसा स्थलीय भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत की इस हिस्से को हम देखें तो ये प्रायद्वीप है, तीन तरफ से इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का हिस्सा, ये पूरा हमारी पेनिनसुलर रिवर। तो यहाँ जो मेजर नदियाँ हैं अगर हम देखें, प्रमुख बड़ी नदियाँ ये नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रमुख नदियाँ हैं और इनके साथ कई सारी इनकी सहायक नदियाँ हैं जो अलग अलग भागों से जिनका उद्गम है, अलग अलग स्थानों से, और उनमें से अधिकांश नदियां जो है वो पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। दो प्रमुख नदियां ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, सिर्फ ये प्रायद्वीपीय भारत की जो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं। इनके अलावा ये साबरमती, माही और छोटी मोटी भीमा आदि नदियाँ जो इस कोस्टल एरिया में हैं वो अपना जल लेके उस अरब सागर में मिल जाती हैं। तो इस नदियों के बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे, खासतौर से प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में। तो अगर हम देखें, इनको पेनिनसुलर रिवर इसलिए कहते हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत में इनका प्रवाह है, पूरा अपवाह तंत्र जो इनका डेवलप हुआ है वो भारतीय प्रायद्वीप में है, इसलिए इनको हम प्रायद्वीपीय नदियाँ या पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं वो आप देखें कि दीज रिवर्स हैव स्मॉल बेसिन्स एंड कैचमेंट एरिया। जब हमने हिमालयन रिवर के बारे में डिस्कशन किया था तो हमने देखा था कि हिमालय की नदियां जो है उनका जो कैचमेंट एरिया है, जहां से पानी वो रिसीव करती हैं और जहां तक उनका प्रवाह होता है वो काफ़ी बड़ा एरिया होता था और काफ़ी दूर दूर तक फैला होता था। लेकिन ये रिवर क्या है, इनकी छोटी अपवाह क्षेत्र है और द गोदावरी है द लार्जेस्ट बेसिन एरिया, यानी गोदावरी नदी अकेली प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी है जिसका जो है वो एरिया सबसे ज़्यादा है, 3.12 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि ये सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी है दक्षिण भारत की। पर उसके बावजूद भी इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो हमारी जो सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र है उससे 1/3 से भी कम है। ठीक है, 1/3 से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर भारत की नदियों का अपवाह क्षेत्र कितना विशाल है। उसकी तुलना में जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है उसका भी अपवाह क्षेत्र 1/3 है उसका। अगली विशेषता यह है कि द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो इन कंपैरेटिवली शैलो वैलीज, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो कम गहरी घाटियों में प्रवाहित होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एरोजन है, अपरदन इनके द्वारा गहराई में कम होता है उत्तर भारत की यानी हिमालयन रिवर की तुलना में, इसीलिए ये शैलो मींस छिछली, जिसको हम कहते हैं कम गहरी घाटियों में प्रवाहित होती हैं। दीज आर मोर और लेस कंप्लीटली ग्रेडेड वैलीज। ग्रेडेड वैलीज का मतलब ये होता है कि जिनमें जो है वो कटिंग करने की यानी अपरदन करने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है और लेवल उसका समतल हो जाता है, उसको कहते हैं हम ग्रेडेड वैलीज। बिल्कुल लेवल बराबर हो जाता है तली उसकी और उसमें अपरदन करने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। उसका कारण कई है, क्योंकि ये वो एरिया है, एक तो हिमालयन के रीजन की तुलना में इनका जो है वो ढाल कम है, दूसरा ये है कि ये आपने पढ़ा है पहले इसके भूआकृतिक स्वरूप के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। तो ज्वालामुखी उद्गार से जो निर्मित चट्टानें हैं वो बड़ी प्राचीन चट्टानें हैं गोंडवाना लैंड की, जो बड़ी कठोर पत्थरों से निर्मित हैं, चट्टानों से निर्मित हैं, जिनका आसानी से अपरदन नहीं हो पाता इन नदियों द्वारा। लेकिन इसकी तुलना में जब हम उत्तर भारत की नदियों की बात करते हैं वो मैदानी भूभाग जहाँ अपरदन आसानी से होता है, ढाल बहुत तीव्र है जिसकी वजह से डाउनवर्ड कटिंग वहाँ हिमालयन रीजन में ज़्यादा होता है, उसकी तुलना में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा अपरदन कम होता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि these rivers have little erosional activity to perform,
ये नदियां जो है वो कम मात्रा में अपरदन करती हैं। दो कारण इसका बहुत ज़्यादा, तीन चीज़ें हम मान सकते हैं। एक तो ये कि ये सिर्फ सीजनल है, बारिश के दिनों में इनमें सिर्फ पानी आता है। दूसरा ये कि इनका ढाल अपेक्षाया मंद है। तीसरा ये कि ये कठोर चट्टानों से निर्मित इनकी तली है, जिसकी वजह से उनका अपरदन आसानी से नहीं होता है। These are the examples of consequent drainage। consequent drainage का मतलब ये होता है कि ड्रेनेज हमने पढ़ा है पहले फर्स्ट ईयर में कि कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, इनसिक्वेंट, रेसिक्वेंट, कई तरह के अपवाह होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है कि ढाल के अनुरूप प्रवाह होना, ठीक है, ढाल के अनुरूप उसका प्रवाह होना। यानी जैसे हम माने कि इधर अगर ऊंचाई है, हम यूं कह सकते हैं कि हमारा जो अभी मानचित्र देखते हैं, ये भारत के इस मानचित्र में यह है हमारा पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट का एरिया है जिसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। ये सह्याद्री की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये सारा एरिया है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं इस तरफ, वो ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो ढाल के अनुरूप जिन नदियों का प्रवाह होता है, ऐसे ड्रेनेज को ही, ऐसे अपवाह को ही हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये पूरी की पूरी नदियाँ वो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज को शो करती हैं, जिनमें इधर उधर से कहीं कोई उस तरह के ढाल के विपरीत दिशा में कोई प्रवाह नहीं होता है। तो इसीलिए पेनिनसुलर रिवर के बारे में कहा जाता है कि ये कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज का उदाहरण है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज क्या होता है, सब्सिक्वेंट क्या होता है, इनसिक्वेंट क्या होता है, रेसिक्वेंट क्या होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। हम उन डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, पर इन नदियों के बारे में आप समझ लें कि कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। आगे की बात यह है कि द पेनिनसुलर रिवर्स रिसीव वाटर ओनली फ्रॉम रेनफॉल। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वर्षा ऋतु में ही इन नदियों में जल का प्रवाह होता है। उत्तर में क्या था कि हिमालय पर्वतीय भागों में हिमनद जमा हो जाते थे, जिसके पिघलने की वजह से उनमें पूरे साल जल का प्रवाह होता था। इसीलिए चूंकि ये बारिश के दिनों में ही इनमें जल की प्राप्ति होती है, तो ये सिर्फ बारिश के दिनों में यानी रेनी सीजन में ही इनमें ये प्रवाहित होती है। देयरफॉर दीज रिवर्स आर सीजनल और नॉन पेरिनियल। इसीलिए ये नदियां जो है वो कैसी हैं, नॉन पेरिनियल हैं, यानी सतत वाहिनी नदियां नहीं है, बल्कि मौसमी नदियां हैं। सिर्फ वर्षा की ऋतु में ही इनमें जल का प्रवाह होता है। तो जब एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी हम यूँ माने कि मई के बाद से जून, जुलाई, अगस्त जो एरिया हमारा सामान्यतः जो मानसून का, सिर्फ उन्हीं सीजन्स में, उन्हीं महीनों में यहाँ पानी उपलब्ध है, तो जाहिर है बाकी साल पानी इसमें अलग से एक्स्ट्रा नहीं आता। जो इन नदियों में पानी है वही उसका इस्तेमाल होता है, तो पूरे साल इनका यूज़ नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा गया है कि दे रिवर्स आर मच लेस यूजफुल फॉर इरिगेशन। इसीलिए सिंचाई आदि के कार्यों के लिए इनका उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है इन सारी एरियाज़ में, क्योंकि ये नदियाँ बाकी दिनों में इनका जल समाप्त हो जाता है, सूख जाती हैं। तो किया जाता है कि इसीलिए इन नदियों के जल को रोकने के लिए जगह जगह पर बांधों का निर्माण किया जाता है, ताकि इनका जल रोककर पूरे साल जो है वो सिंचाई के लिए, अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सके। अदरवाइज अगर हम बांध नहीं बनाएंगे तो ये सारा का सारा पानी बारिश के दिनों में ही बंगाल की खाड़ी में जाके महासागर में मिल जाएगा और हमारे उपयोग के लिए बिल्कुल नहीं बचेगा। These rivers have been flowing in one of the oldest plateau of the world and have reached maturity। मतलब ये नदियाँ, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम में से एक पठारी भूभाग में इन नदियों का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से ये नदियाँ अपने मैच्योर स्टेज पे पहुंच गई हैं। आपने पढ़ा होगा नदियों के लाइफ साइकिल में यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज, इसको हम कह सकते हैं। तो मैच्योरिटी में पहुंचने के बाद अपरदन की शक्ति, खासतौर से डाउनवर्ड कटिंग की, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो नदियों का में इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि नदियों के द्वारा अपरदन नहीं होता, लगभग बहुत कम होता है। द हार्ड रॉक सरफेस, कठोर चट्टानी जो सतह है, और नॉन एल्यूवियल कैरेक्टर ऑफ द प्लेटू परमिट्स लिटिल स्कोप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिएंडर्स। ठीक है, यानी जो कठोर चट्टाने हैं और नॉन एल्यूवियल सरफेस है, यानी जो कांप मिट्टी वाला एरिया जैसे उत्तर भारत का मैदान था, वैसा न होने की वजह से यहाँ इन नदियों के द्वारा विसर्पों का निर्माण नहीं होता है। जबकि हमने देखा था उत्तर मैदानी भारत के मैदानी नदियों में विसर्प का निर्माण बहुत सारा होता है। अधिकांश नदियाँ विसर्पों का निर्माण करती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में विसर्प यानी मेंडर जिसे हम कहते हैं ना, विसर्प, इसका निर्माण नहीं हो पाता। तो फिर क्या होता है, एज सच द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू फॉलो मोर और लेस स्ट्रेट कोर्सेज। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि जब मिएंडर्स नहीं बनेंगे, जिसको हम, आपने देखा होगा मिएंडर्स इस तरह से नदियों के द्वारा बिल्कुल ऐसा घुमा हुआ होगा, इसको हम कहते हैं विसर्प, सांप की तरह।
तो इस तरह की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए नदियां क्या होता है, बिल्कुल सीधी सीधी प्रवाहित होती हैं, उसी को कहते हैं स्ट्रेट कोर्सेज, मतलब सीधा प्रवाह होता है। सम ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स सच एज नर्मदा एंड ताप्ती फॉर्म एस्चुअरीज। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने पहले भी बात की थी कि नदियां जब समुद्रों में जाके सागरों में मिलती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे महानदी क्या नाम है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात हमने की थी। उसी तरह से दक्षिण भारत की वो सारी नदियां जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, वो सारी की सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे कहा गया, अभी हम बात करते हैं स्टोरीज की, कि अदर रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फॉर्म डेल्टा। ये सारी की सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन इसके विपरीत जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, उनके द्वारा एस्चुअरीज का, जिसको हम कहते हैं ज्वार नदमुख, ठीक है, तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। यानी नदी का पानी गया और वहां जो डिपॉजिटेड मटेरियल था वो उसके मुंह पे आया और उसके बाद लहरें उसको लेके चली गई। तो पानी वहां रुकता थोड़ी देर के लिए और जंप करके फिर समुद्र में जाके मिल जाता है, तो उसको ज्वार नदमुख कहते हैं। तो ये तो कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि ज्वार नदमुख किन नदियों के मुहानों पर है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये नर्मदा और ताप्ती नदियां ऐसी हैं जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। बाकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं उनके द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। इसके साथ साथ एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई है, सेवरल स्मॉल स्ट्रीम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, जिसको हम कहते हैं धाराएं या जो कुछ कह लें आप, स्मॉल स्ट्रीम्स, ठीक है, वो क्या करती है, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की तरफ बहती है। तो पश्चिमी ढाल बहुत तीव्र है, पूर्वी ढाल की तुलना में पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वो बहुत तीव्र है। तो वहाँ से वर्षा के दिनों में वर्षा बहुत होती है, 350-400 सेंटीमीटर उसका एवरेज होता है मानसून पीरियड में। तो पानी तो खूब बरसता, लेकिन वो बरसते ही पानी है वो नदी क्या है, सीधे सीधे जो वो चली जाती हैं कहाँ, अरब सागर में मिल जाती हैं। बहुत थोड़ा सी दूरी वो तय करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ ढालों का अपरदन तो होता है, लेकिन तीव्र ढाल इतना है और उधर से अरब सागर में लहरें जो उठती हैं, तो जितना भी मटेरियल वो अपरदित करके लाती हैं वो सारा का सारा मटेरियल अरब सागर में मिक्सअप हो जाता है। देयरफॉर just they enter into the Arabian Sea without forming any delta। इसकी वजह से इसके द्वारा, इन नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की तरफ छोटी छोटी नदियां प्रवाहित होती हैं वर्षा ऋतु में, उनके द्वारा कोई डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है। इसीलिए ये सारी नदियां बहुत ज़्यादा उपयोगी भी नहीं होती हैं, बहुत सीजनल होती हैं, जैसे जैसे वर्षा होती है वैसे बहती है, वर्षा खत्म और नदियों का प्रवाह खत्म। तो इस तरह से हमने देखा कि हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर का जो बेसिक कैरेक्टर था वो आप अब समझ चुके होंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे अलग अलग अपवाह क्षेत्रों की, अलग अलग नदियों के अपवाह तंत्रों की। आज हम यही अपनी बात समाप्त करेंगे। धन्यवाद।